ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आप देख रहे हैं जनहित का संडे एडिशन। संसद का शीतकालीन संग्राम कल से शुरू होने वाला है। आप कहेंगे कि नाम तो शीतकालीन सत्र होता है, लेकिन मैं शीतकालीन संग्राम क्यों कह रही हूं? तो इसकी वजह है विपक्षी दलों के तेवर। सवाल ये, क्या मॉनसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, या फिर पक्ष और विपक्ष मिलकर इस सत्र को गर्मा गर्म बहस के लिए यादगार बना देंगे? आपको अगले 19 दिन की पूरी पार्लियामेंट्री पिक्चर का सबसे सटीक ट्रेलर अगले कुछ मिनटों में मैं दिखाने वाली हूं। अभी जनहित में संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी ताजा तरीन खबरें पहले देखते हैं। तो कल यानी 1 दिसंबर की तारीख है और 18वीं लोकसभा के छठे और राज्यसभा के 269वें सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद के कामकाज के 15 दिन हैं। इसे संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र बताया जा रहा है। संसद के इस विंटर सेशन में सब कुछ ठंडा ठंडा कूल रहे, इसके लिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें 36 दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने तेवर से बता दिया कि शीतकालीन सत्र कूल यानी ठंडा बिल्कुल नहीं रहने वाला, हंगामा फुल ऑन होने वाला है। हालांकि सरकार ने विपक्षी दलों से इस सत्र को उपयोगी बनाने के लिए हंगामे की बजाय बातचीत और बहस की अपील की, लेकिन लगता नहीं है कि इस अपील का कुछ असर होगा। ऐसे में अब इंतजार 1 दिसंबर की सुबह 10 बजे का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंचेंगे, हंस द्वार पर संसद का शीतकालीन संदेश देंगे। फिर 11 बजे लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जहां संसदीय औपचारिकताओं के बाद एक बार फिर से काम कम शोरगुल ज्यादा होने की आशंका भरपूर है। तो सर्वदलीय बैठक में शामिल विपक्षी दलों के करीब हर नेता की जुबान पर एक शब्द कॉमन था, और वो SIR यानी मतदाता सूची की जांच पड़ताल की वो प्रक्रिया जिसे सरकार वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बता रही है, जो बिहार के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। आज ही चुनाव आयोग की ओर से इसकी समय सीमा 7 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। पहले मतदाताओं के लिए फॉर्म भरने की मियाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक रखी गई थी, लेकिन अब इसमें 7 दिन की बढ़ोतरी की गई है, मतलब 11 दिसंबर तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। विपक्षी दल चुनाव आयोग की इस कवायद पर आग बबूला है। चुनाव आयोग ने जब बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट किया, तब भी विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद के मॉनसून सत्र तक खूब हंगामा किया। बावजूद इसके बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम पूरा हुआ। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में। इसमें एनडीए को प्रचंड विजय, विपक्ष की करारी पराजय हुई। बिहार के चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने SIR को मुद्दा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नतीजों ने बता दिया मतदाताओं के लिए SIR कोई मुद्दा था ही नहीं। विपक्ष अब भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया को मतदाताओं के नाम मिटाने की एक साजिश बता रहा है, यानी विपक्ष भी अपने रुख से टस से मस नहीं हुआ। आज की सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी नेताओं ने सरकार से एक सुर में इसी SIR पर चर्चा कराने की मांग की है। सदन तो चलना चाहिए, क्योंकि सदन तो सबका है, देश का है। भारत का संसद चलेगा तो देश के लिए अच्छा है ना। भारत की लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा परंपरा को खत्म करने पर तुली है। शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। SIR बहुत बड़ा धोखा है लोगों के साथ। ईमानदारी से काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल उठाएंगे, और सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम सदन को चलने नहीं देंगे। लास्ट सेशन वॉश आउट हो गया इस नाम पर। SIR बिहार में हो रहा था और हल्ला पार्लियामेंट में हो रहा था, तो आपके सामने है ना। BLOs को डेथ हुआ वे, ये कूड़ है ना, ये इलेक्शन कमीशन का हाथ में है, ये BLOs का।
संसद के इस सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाने वाला है, अब उन्हें भी मैं एक एक कर आपके सामने रखने जा रही हूं। विपक्ष के लिए देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो SIR का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां ये प्रक्रिया जारी है और इस दौरान कई BLOs की मौत की खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर बिहार में भले हार हुई, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल वोट चोरी के मुद्दे को रत्ती भर भी छोड़ने को राजी नहीं हैं। इसके साथ ही विपक्षी सांसद इस सत्र में दिल्ली बम धमाके को केंद्र सरकार की नाकामी बताकर इसे भी जोर शोर से संसद में उठाने की तैयारी में है। विपक्षी दलों ने दिल्ली की खराब हवा यानी वायु प्रदूषण, आर्थिक नीति, विदेश नीति, किसानों के लिए उचित दाम फसल की, प्राकृतिक आपदा और नए लेबर कोड समेत कई और मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की अपनी तैयारी की है। जबकि सरकार ने इस सत्र में 14 बिल पेश करने की अपनी योजना बनाई है और ये बिल है जन विश्वास संशोधन विधेयक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक, अध्यादेश बदलने के लिए मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक। इसके अलावा रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, नेशनल हाईवे संशोधन विधेयक है, एटॉमिक एनर्जी बिल, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, इंश्योरेंस लॉ संशोधन बिल, आर्बिट्रेशन एंड जो कंसिलिएशन संशोधन बिल है वो भी सरकार लाने की तैयारी में है और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी इस सत्र में सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल, हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल और साल 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगे। अब सवाल ये कि विपक्ष की तीखी जुबान और कड़े तेवर के बीच सरकार बीच का रास्ता कैसे निकालेगी। 14 विधेयकों में से कितने इस सत्र में पारित होते हैं और कितने लटक जाते हैं, इस पर भी पूरे देश की निगाहें बनी रहेंगी। और महत्वपूर्ण तो यह भी कि कहीं ऐसा तो नहीं जैसा कई बार पहले सत्रों में देखा गया है कि बिना बहस के ही विधेयक पास, वही हाल इस बार भी देखने के लिए मिले। आगे बढ़ेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में SIR पर नहीं बल्कि FIR पर भी महाभारत के पक्के और पूरे आसार हैं। मतलब SIR साथ साथ FIR वाला मामला भी गरमाएगा। अब FIR के बारे में आप जान लीजिए। कांग्रेस के प्रथम परिवार के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दरअसल नेशनल हेरल्ड केस है। इसमें दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। किसकी शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई है और क्या अब फिर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूछताछ का सामना करना पड़ेगा क्या? इस रिपोर्ट में आप विस्तार से जानिए। पहले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून के नए भंवर में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर सोनिया, राहुल समेत 9 लोगों और कंपनियों पर FIR दर्ज की है। यह शिकायत 3 अक्टूबर की शाम 4:56 पर ही दर्ज हुई थी, जिसकी जानकारी अब जाकर सामने आई है। यह FIR ईडी की उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई है जो 30 जून 2024 को EOW को भेजी गई थी। सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। FIR के मुताबिक कांग्रेस ने AJL को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन को दे दिया गया। इस डील के बाद यंग इंडियन के पास AJL की कई कीमती संपत्तियों पर कब्जे का रास्ता खुल गया। यंग इंडियन कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। दोनों के पास कंपनी के 76% शेयर है। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया कि यंग इंडियन को जिन संपत्तियों का फायदा मिला उसके कुल मार्केट वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। ये संपत्तियां दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना समेत कई बड़े शहरों के प्राइम लोकेशंस पर मौजूद हैं। ईडी के मुताबिक ये कोई सामान्य बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक प्लान के तहत करोड़ों की संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर ट्रांसफर किया गया। EOW धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में FIR दर्ज करने के बाद
अब आरोपियों से पूछताछ भी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई और पूरे केस को बेबुनियाद बता रही है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दूसरे राजनीतिक दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। बिल्कुल ही फर्जी केस है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है। आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा कहां से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है एजेंसियों का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना और राजनीतिक हित साधना, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो प्रकरण पहले से ही सब जुडिश है, उसमें दोबारा ईओडब्ल्यू की एफआईआर कराना, ये सरकार का जो द्वेष की भावना है विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए, जो विद्वेष की भावना है, सवाल उठा रहे हैं उसको किस तरह से परेशान किया जाए। जबकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कांग्रेस के प्रथम परिवार को हजारों करोड़ों रुपए की लूट का आरोपी बताया है। ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले का है। हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। सीधा सीधा लूट का मामला है, तो कानून अपना काम कर रहा है तो करने दें, और ये हम लोग के पहले का है। बीजेपी की तरह जेडीयू ने भी विपक्ष को भ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया है। राजनीति में ऐसा राजनीतिक दुर्गंध जिसके प्रदूषण से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था कराह रही है, और ये दो युवराज हैं। एक है आईआरसीटीसी, नौकरी के बदले जमीन, तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी जी, नेशनल हेराल्ड। सोनिया राहुल पर नई एफआईआर के बाद नेशनल हेराल्ड केस के पुराने पन्नों को पलटना भी जरूरी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट को ये तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लें या नहीं। हालांकि शनिवार यानी 29 नवंबर को फैसला तीसरी बार टल गया। अब अदालत 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इस केस में सोनिया और राहुल गांधी से ईडी लंबी पूछताछ कर चुकी है। अब दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू भी उनसे पूछताछ कर सकती है। और अब बात उस जिहाद की जो कल जुबान से हुआ लेकिन आज सियासत की जमीन पर उतर आया। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर घमासान शुरू हुआ है। क्या उन्होंने देश में खुल्लम खुल्ला जिहाद की धमकी दी है? जिहाद को जायज बताकर क्या मौलाना मदनी भारत के मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं? वंदे मातरम, सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने कल जो कुछ कहा वो ज्ञानी बनने की कोशिश थी या फिर कोई गदर वाला प्रयोग था? उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। क्या देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या हिंदुओं को जिहाद की धमकी दी जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को मजहबी चुनौती दी गई है? ये 3 सवाल हैं जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की तकरीर से पैदा हुए हैं। महमूद मदनी की तकरीर कल भोपाल में हुई थी। आज हंगामे का मैदान भी भोपाल ही बना। मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने लामबंद होकर हल्ला बोल दिया। महमूद मदनी को भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, गद्दार ये कहा गया।
उन पर एनएसए लगाने, जेल में डालने की मांग की गई। उनकी मानसिकता कहीं न कहीं पूरी तैयारी मुस्लिम युवाओं को बहकाकर जिहाद की और गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई, एनएसए कार्रवाई, उसे जेल भेजा जाए। संविधान का विरोध करके सरिया कानून का वो समर्थन कर रहे हैं, सरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं। देश में जमीयत उलेमाए हिंद का विवादों से भरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कोई पहला बखेड़ा नहीं है जो जमीयत के जलसे और मदनी की जुबान से निकला है, लेकिन टाइमिंग अहम है। जमीयत की गवर्निंग बॉडी मीटिंग में महमूद मदनी ने यूं तो रटा रटाया दुखड़ा ही दोहराया कि देश के मुसलमान निशाने पर हैं, डरे हुए हैं, उनकी आजादी और उनके हक छीने जा रहे हैं। लेकिन जब मदनी मुसलमानों को मुर्दा कौम बताने लगे तो उससे सवाल उठे कि क्या वो देश के मुसलमानों का खून गरमा रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान सड़कों पर उतर जाएं? सारा बवाल महमूद मदनी की तकरीर में 3 बातों पर हुआ। पहली, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम पर सवाल उठाए। दूसरी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए। और तीसरी, जिसमें उन्होंने जिहाद को जायज करार दिया। प्रतिक्रियाओं पर आने से पहले मदनी के ये तीनों बयान सुने। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और मदनी के ऐसे ख्यालों पर आज सियासी तूफान खड़ा हो गया। प्रदर्शन सिर्फ भोपाल में हुआ, लेकिन जुबानी तीर देश के हर कोने से चले। बीजेपी खुलकर बोली कि मदनी की मंशा आग लगाने की है, वहीं कांग्रेस नाप तौल कर बोली। ज्यादा बवाल महमूद मदनी के उन शब्दों पर है कि जिहाद तो होगा। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये जिहाद जैसे शब्दों की इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग कौम के दुश्मन हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। स्वाभाविक रूप से ये कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन। लेकिन मौलाना मदनी जैसे नेता ने ये बात कह करके एक बार में हमारे देश की न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन है, सब पर एक गंभीर उंगली उठाई है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। मदनी जानकर मुसलमानों को भड़काने की बात कर रहे हैं और जिहाद की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जिहाद का कोई स्थान नहीं। मदनी ने जिहाद के जो मायने बताए वो दुरुस्त थे, लेकिन क्या जानबूझकर इसे भुला दिया कि देश के आम आदमी की समझ में जिहाद के मायने वो नहीं है, बल्कि इसकी परिभाषा कुछ और है। कुरान में जिहाद का मतलब व्यक्तिगत और नैतिक संघर्ष है, जबकि देवबंद में इसका मतलब मुस्लिम उम्माह की रक्षा हो जाता है। कुरान में जिहाद का मतलब अपने भीतर का संघर्ष है, जबकि देवबंद में हथियारबंद जिहाद की अहमियत बताई गई है। कुरान में जिहाद का फरमान अपनी रक्षा में या हमले की स्थिति में दिया गया है, जबकि देवबंद कहीं भी मुसलमानों की मदद के लिए इसे जायज बताता है। कुरान वही कह रहा है जो वो उन्होंने कहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ। आप पब्लिक में कह रहे हैं कि उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना या उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करना जिहाद है, ये आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अगर जिहाद के बयान पर थोड़ी देर के लिए मदनी को बख्श भी दिया जाए, तब भी सुप्रीम कोर्ट पर जो कहा उस पर भी सवाल है। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब जमीयत के मन से सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ पर उंगली उठाई गई है। 22 नवंबर को अरशद मदनी ने कहा था, देश का पूरा सिस्टम मुसलमानों को अपाहिज बनाने पर आमादा है, और अब महमूद मदनी का जिहाद को जायज बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर यह बयान। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तइल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर, हुकूमत पर भरोसा है। जो लोग वंदे मातरम के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं करें, कोई और किसी और जरिए से करना चाहते हैं और जरिए से करें। शहरी को, हर सिटीजन को और सिटीजन के हर ग्रुप को हासिल है, तो इस पे डिबेट का कोई महल ही नहीं है।
ये बिल्कुल इलॉजिकल और नॉन इश्यू है जिस पर खामखा हम अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। किसी को जबरन ये नहीं बोल सकते कि आपको नेशनलिज्म, प्लुरलिज्म और देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा। देखिए, हर इंसान को आर्टिकल 25 संविधान का इजाज़त देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, लेकिन ये नेशनल सॉन्ग है, मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में जजमेंट भी है, तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हालांकि बड़े मदनी और छोटे मदनी यानी चाचा भतीजे की सियासत का एक पहलू और भी है। दोनों के बीच जमीयत पर खानदानी हक की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। अपने वजूद को एक दूसरे से भारी साबित करने के लिए भी अक्सर जब एक कोई बयान देता है तो दूसरा उससे आगे बढ़कर कुछ बोलता है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और अब बात दिल्ली की सड़कों पर दिन रात दौड़ती मौत की। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सड़कें देश के कई हिस्सों से बेहतर हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां मौत का आंकड़ा बढ़ा रही हैं। कल देर रात एक बेकाबू मर्सिडीज कार ने 3 नौजवानों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई है। आरोपी अपने दोस्त की गाड़ी चला रहा था और पार्टी करके लौट रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हादसे पर अभी ज्यादा कुछ नहीं बता रही है पुलिस। ये सड़क पर औंधी पड़ी करोड़ों रुपए की मर्सिडीज कार 3 लोगों को रौंद कर आई। देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने से हो रही मौतों में एक आंकड़ा और जुड़ गया। इस बार वसंत कुंज इलाके में देर रात एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। मर्सिडीज कार सवार ने ऑटो स्टैंड पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। ये फिलहाल वो मर्सिडीज गाड़ी है जो फिलहाल कल शिवम नाम का एक जो शख्स है वो चला रहा था, और गाड़ी चलाते समय शिवम और उसकी पत्नी और बड़ा भाई इसी गाड़ी में मौजूद थे। नेल्सन मंडेला मार्ग पर फिलहाल गाड़ी मुड़ती है और उसके बाद 3 लोगों को टक्कर मारती है, जिसमें एक शख्स रोहित की इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है, जबकि उसके साथ खड़े 2 और लोग जख्मी हुए। हादसा इतना भयानक था कि किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। हम ड्यूटी से घर का ऑटो तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ी देर ब्रेकों की आवाज़ आई गाड़ी की। उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ। 2:10 या 20 मिनट हो गए। अच्छा, तो पीछे से एकदम गाड़ी आई है? हाँ, पीछे से एकदम आई, ब्रेकों की आवाज़ हमने पीछे मुड़ के देखा, उसका पता नहीं चला कुछ भी। पैरों में टाँके लगे, पैरों में, ओके, और घुटने में, जांघ में। बाबा हॉस्पिटल से अब आ रहे हैं? हाँ। वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में देर रात करीब 2:33 पर नेल्सन मंडेला मार्ग पर एम्बियंस मॉल के ठीक सामने वसंत विहार की ओर एक सड़क दुर्घटना की पीसीआर कॉल आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिवम अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि आरोपी की शनिवार दिन में ही शादी थी और रात को वो रिसेप्शन से घर लौट रहा था। तो 2:30 बजे वो लड़का अपने ऑफिस से छुट्टी हो गया, निकल रहा होगा घर पे, तो ऑन द स्पॉट में जो गाड़ी थी वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो ऑन द स्पॉट बच्चा खत्म हो चुका है। वो बच्चा 23 साल 24 साल का था। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में सड़क हादसों में हो रही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये देश की राजधानी के लिए चिंता की बात है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में इस साल सितंबर महीने तक 1149 लोग सड़क हादसे में मारे जा चुके हैं, जबकि एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में 1457 मौतें हुई, जो इस वर्ष सभी बड़े शहरों में मौत की सबसे बड़ी संख्या थी। धौलाकुआं BMW क्रैश सितंबर 2025, वसंत कुंज मर्सिडीज टक्कर 30 नवंबर 2025। वसंत कुंज में इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में तेज रफ्तार कार के कहर की पुरानी याद ताजा कर दी, जब धौलाकुआं में एक BMW कार ने नवजोत सिंह नाम के शख्स को चपेट में ले लिया था और उनकी इस हादसे में मौत हो गई थी। वसंत विहार में इसी साल जुलाई में फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों को कार सवार ने कुचल दिया। देश भर की सड़क दुर्घटना में हुई मौतों की बात करें तो 2023 में हर 1 घंटे में सड़क हादसों में 20 लोग मारे गए। इनमें से 13 मौतें तो केवल तेज रफ्तार गाड़ियों के बेकाबू होने से हुई। देश भर में पिछले 5 वर्षों में करीब 8 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। सड़क हादसों में बढ़ती मौत की संख्या वाकई गंभीर है।
और जनहित पे अगली खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। खासतौर से दिल्ली और एनसीआर के लोगों से ज्यादा ध्यान से ये खबर देखने की गुजारिश, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वालों की सांसों में प्रदूषण का खतरा ज्यादा घुला हुआ है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, ये हमारी आपकी जिंदगी के कई साल कम कर रहा है। यहां मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बताने का है कि प्रदूषण के खिलाफ बातों का वक्त गया। ये वक्त कुछ ठोस काम करने का है। हम चाहें तो अपने पड़ोसी चीन की राजधानी बीजिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक वक्त था जब बीजिंग दुनिया की सबसे जहरीली हवाओं वाला शहर था। यहां का AQI इंडेक्स 700 से 900 के बीच हुआ करता था। लेकिन फिर 2013 के बाद से बीजिंग की हवा न सिर्फ सांस लेने लायक हुई, बल्कि उम्र बढ़ाने लायक भी हो गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब प्रदर्शन, बयानबाजी, पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर दूसरों से सीखकर प्रदूषण से लड़ने का यही वक्त है। ये दिल्ली है जहां जहरीली हवाओं ने आपकी हमारी जिंदगी के कई साल कम करने की साजिश रची है। गाड़ियों का धुआं और बढ़ते उद्योग धंधों ने प्रदूषण बढ़ाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सड़क पर प्रदर्शन तो संसद से संग्राम होने तक आसार बन गए हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये खास तौर पर वसंत कुंज के जो B1 सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि इनके यहाँ पर एक अपार्टमेंट बन रहा है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। और ये जो अपार्टमेंट बन रहा है ये साउथ सेंट्रल रिज के ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे जो AQI लेवल है वो और ज़्यादा ख़राब होगा। आप खुद सोच सकते हैं, अगर 3 मंजिला नीचे खुदाई होगी तो उसका सराउंडिंग बिल्डिंग्स पे क्या असर पड़ेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। दिल्ली में हवा तो हमें मिल ना पाई, अब जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे इतनी मिट्टी उड़ेगी और इतनी हमारी सिक्योरिटी खत्म होगी, तो हम लोग तो बिल्कुल ही एज पेरेंट्स वी हैव फेल्ड। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण भी मुद्दा बनने जा रहा है। ये बहुत ही एक जानलेवा एक हो गया है, हर साल का हो गया है, तो इसको किस तरह से इसको टैकल किया जाए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। हमने बहुत सारा मुद्दा तो रेस किया है। पोल्यूशन है, ऑल दिस मेजर इश्यूज नीड टू बी टेकन फॉर अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन। सरकार भी विपक्ष की प्रदूषण वाली पॉलिटिक्स पर जवाब देने को पूरी तरह से तैयार दिख रही है। मुद्दे के बारे में अभी पार्लियामेंट सेशन होने वाले हैं, तो मैं कौन कौन सा मुद्दे चर्चा में लाएंगे वो मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं। हमारे पास बिजनेस है और हमारा सोच में भी कई चीज़ें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन का बात सुन करके फिर हम अपना बात बताएंगे। जैसे हालात दिल्ली में घुलती जहर से बन चुके हैं, अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भी चिंता यही हो गई है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार आज अगर मुंबई करके अगर जीवन काल की बात करें तो वायु प्रदूषण की वजह से उनका जीवन जो है 3 साल से लेकर 7 साल जो है वो कम हो रहा है। अकेले मुंबई शहर में 5100 जो है वो मुंबई कर जो है प्रदूषण के कारण उनकी दुर्भाग्यवश मौत होती है। आज जो पेशेंट जिनको दमा है, जिनको श्वसन के विकार है या जिनको हार्ट की समस्या है, उन सबको इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। हाल ही में खुद उन्होंने बताया है कि कैसे प्रदूषण की वजह से वो मॉर्निंग वॉक करने से बीमार पड़े। सवाल है कि दिल्ली की हवा से जहर कब खत्म होगा? सर्दियों में दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बन जाती है? प्रदूषण के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? सवालों का जवाब तलाशना है तो चीन की राजधानी बीजिंग की हवा को जरूर समझना चाहिए। कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा बीजिंग आज अपनी साफ हवाओं के लिए जाना जाता है। आम लोगों से लेकर सरकार तक ने इसकी गंभीरता को समझा। ठीक आज ही के दिन साल 2013 में दिल्ली का AQI 153 था, जबकि बीजिंग का AQI 700 के पार था। वहां हर आदमी दम घुटने से मरता दिख रहा था। लेकिन ठीक 30 नवंबर 2025 के दिन दिल्ली का AQI 400 को छू रहा है और बीजिंग का AQI 90 के नीचे है, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी।
अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में थे, जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। बीजिंग एक इसका उदाहरण है, जहां पर आज से 10-15 साल पहले वायु प्रदूषण की जब बात होती तो बीजिंग का नाम सबसे पहले आता था, लेकिन बीजिंग ने पिछले 10 से 15 साल में पोल्यूशन पर बहुत आक्रामक तरीके से एक्ट किया है और पोल्यूशन लेवल्स को कम किया है। बीजिंग में साफ हवा के लिए कई कड़े कदम उठाए गए, जिनमें 2013 में 5 वर्षीय एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्लान बनाया गया। यहां PM 2.5 करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही उद्योग, ईंधन मानकों और शहर योजनाओं के कठोर नियम बनाए गए। यही नहीं, 2018 से ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन का असर भी साफ दिखाई दिया। बीजिंग से सटी फैक्ट्रियां या तो बंद हो गई या फिर दूसरी जगहों पर ले जाई गई। तो बीजिंग में 2017 से कोयला आधारित प्लांट भी बंद है। जब तक हम PM 2.5 को 20% कम करने की ही एक नीति की तरफ चलते रहेंगे और ये नहीं बताएंगे तो कि उसको कम करने के लिए हमें जो हमारा एमिशन आज के समय ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कितना है, इंडस्ट्री से कितना है, पावर जनरेशन से कितना है, वेस्ट से कितना है, और उसको हमें डेफिनेटली अगर पोल्यूशन को कम करना है तो उसको कम करना होगा। दिल्ली और मुंबई जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों को ऐसे ही कठोर नियमों का पालन करना होगा, वरना जहरीली हवा आने वाली पीढ़ियों को आज से ज्यादा मुश्किल में डाल देगी। और इस वक्त क्रिकेट के मैदान से टीम इंडिया के लिए शानदार खबर आई है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रौंदकर रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। आपको बता दें, शानदार ये मुकाबला रहा। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बेहद बढ़िया प्रदर्शन किया, जिसमें विराट कोहली की वो शतकीय पारी 135 रन विराट कोहली ने आज बनाए। इसके अलावा रोहित शर्मा से लेकर KL राहुल तक की अर्धशतकीय पारियां देखने के लिए मिली और इसके बाद जो रही सही कसर थी वो भारतीय गेंदबाजों ने पूरी कर दी। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए हैं। 17 रन से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी है। टीम इंडिया आज मैदान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो 349 रन भारतीय खिलाड़ियों ने बनाए। टारगेट दक्षिण अफ्रीका की टीम को 350 रन का मिला, लेकिन वो 350 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम लड़खड़ा गई और ऑल आउट। 17 रन से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। रांची में खेला जा रहा था ये पहला वनडे मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। इससे पहले टेस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका भारी पड़ी थी और वो सीरीज क्लीन स्वीप की थी। घर में ही टेस्ट में टीम इंडिया को हार नसीब हुई थी, लेकिन अब जब बात वनडे मुकाबले की आई है तो ये धमाकेदार शुरुआत भारतीय टीम ने की है। वनडे मुकाबला पहला आज जो खेला गया रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, भारत ने मुकाबला जीत लिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से मात दी। रांची वनडे में टीम इंडिया की बड़ी जीत। विराट कोहली ने 135 रन की पारी खेली और देखिए बहुत उम्मीद आज के इस मुकाबले में खासतौर से जो रोको वाली जोड़ी है उससे की जा रही थी, रोहित शर्मा और कोहली, और ऐसे में दोनों ही अनुभवी खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और ये शानदार जीत जो टीम इंडिया को मिली है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी GS विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, बढ़िया शुरुआत, पहला मुकाबला इस सीरीज का वनडे का और टीम इंडिया ने 17 रन से मात दी दक्षिण अफ्रीका को। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, और सबके लिए खुशी की बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्लों से रन आए, जो कि काफी ज्यादा शत के घेरे पे थे। उनके फॉर्म को लेकर, उनके फिटनेस को लेकर, खासतौर पर कि काफी समय से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो क्या वो सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम मुकाबले में क्या वो रन कर पाएंगे। 3 मैच की सीरीज होती है तो सबसे अहम जो होता है वो पहला मुकाबला होता है, क्योंकि वहीं से मोमेंटम बनता है। 17 रन की जीत है, अच्छी जीत है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर टीम इंडिया जरूर चिंता जताएगी, खासतौर पर अपने गेंदबाजों को लेकर कि 350 रन के आसपास 700 रन बने हैं और उसमें टीम इंडिया ने भी 332 रन बनाने दिए हैं दक्षिण अफ्रीका को, तो उसको लेकर चिंता में जरूर होगा। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से देखें तो एक काफी अच्छा दिन रहेगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि उसके 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाज, 2 नहीं 3 कहूंगा, क्योंकि KL राहुल ने भी अर्धशतक मारा है, तो 3 सबसे अनुभवी बल्लेबाजों की तरफ से रन आया है।
और एक जीत मिली है। और फिलहाल जिस तरीके के दौर से टीम इंडिया गुजर रही है टेस्ट सीरीज के बाद, ये जीत जो है बेहद खास है टीम इंडिया के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेस्ट सीरीज के बाद जिस तरीके के दौर से भारतीय टीम गुजर रही थी, ऐसे में वनडे सीरीज का ये आज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा था और इसमें खासतौर से बल्लेबाजों ने जिस तरीके की शुरुआत टीम इंडिया को दी, विवेक, रनों का तो अंबार लगा दिया। मतलब वो शतकीय पारी विराट कोहली के बल्ले से जो निकली, अर्धशतकीय पारियां रोहित शर्मा, केएल राहुल के बल्ले से जो निकली, उसी ने वो 349 का स्कोर और टारगेट साउथ अफ्रीका के सामने 350 का। विवेक, या बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपीरियंस यही चीज सिखाता है। हम जितने मर्जी बात कर ले, ट्रांजिशन की बात कर ले और युवा पीढ़ी की बात कर ले, लेकिन एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि उस पिच को बहुत जल्दी से समझ पाना, उसको परख लेना और ये बताना कि इस विकेट पे जो है कितना स्कोर बेहद जरूरी है। तो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, उन्होंने बहुत जल्द परख लिया कि ये काफी आसान विकेट है और विकेट बदलेगा नहीं दूसरी पारी में, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रन जो है टीम को लगाने पड़ेंगे। और इसी वजह से अगर आप देखें तो जिस तरीके से रोहित शर्मा खेले, जिस तरीके से विराट कोहली खेले, केएल राहुल बाद में थोड़ा धीमा जरूर खेले शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्पीड पकड़ी है, तो ये बताता है कि टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाजों को भी पता था कि इस विकेट पर रन कुछ डिफेंड करना आसान नहीं होगा और इसीलिए कम से कम 350 रन बोर्ड पे होते, क्योंकि ये आज की तारीख में मॉडर्न डे क्रिकेट में 300 जो है वो पार स्कोर हो गया है। तो 300 से ऊपर के जो स्कोर होते हैं वो आपके मार्जिन ऑफ विक्ट्री को लेकर करते हैं कि क्या आप जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। अभी भी आप देखिए कि 350 का लक्ष्य दिया दक्षिण अफ्रीका को और मात्र 17 रन से टीम इंडिया जहां पर जीती है। तो और ये 17 रन बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, हालांकि 350 का स्कोर लक्ष्य दिया था दक्षिण अफ्रीका की टीम को, लेकिन बावजूद उसके एक वक्त में ऐसा लग रहा था जैसे मैच बहुत करीबी ना हो जाए और रोमांचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, लेकिन आखिरकार जीत हमें मिली है। 17 रन से टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को पीट दिया। पर यहां पर गेंदबाजी की अगर बात की जाए, वहां क्या लगता है और कहां इंप्रूवमेंट की, बेहतर करने की गुंजाइश नजर आई है विवेक? देखिए, सबसे ज्यादा जो टीम इंडिया के लिए चिंता की बात है वो है मिडिल ओवर्स। और हालांकि आज कुलदीप यादव ने जो है गेम को पलटा, एक ओवर में 2 विकेट लेके, लेकिन बार बार जो चिंता की वो बात है वो है हमारा ओपनिंग पावर प्ले, जहां हम थोड़ा से स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं और खास तौर पर मिडिल ओवर्स पे, जहां पर वो जो मोमेंटम जो है वो हम ऑपोजिशन को दे जा रहे हैं। अगर हम देखें इस आज के मुकाबले में भी, तो जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करी, शुरुआती विकेट उनकी जल्दी गिर गए थे, 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से रन बनाए, मार्को जॉनसन जिन्होंने वहां पर शतक करने से चूक गए, आज फिर उन्होंने काफी ज्यादा रन करे आज के मुकाबले में भी। तो ये बताता है कि टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स उनके स्पिनर्स हैं। रविंद्र जडेजा उतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर जो है वो पे, और अभी तक भारत के तेज गेंदबाज कौन होंगे उस पर सवाल उठा हुआ है, क्योंकि हर्षित राणा ने भले ही 3 विकेट लिए हों लेकिन काफी महंगे साबित हुए हैं। अर्शदीप सिंह जो है उन्होंने, और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस बार, आज उनका मैच अच्छा गया है, लेकिन बार बार सवाल यही हो रहा है कि भारत की गेंदबाजी जो है अभी तक तय नहीं हो पा रही है। और इसके पीछे बड़ी वजह जो है वो क्या नजर आती है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या वो गेंदबाजों को लेकर प्रयोग, या फिर गेंदबाजी में वो नए खिलाड़ियों को आजमाना, चयनकर्ताओं की सोच क्या है इस वक्त, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कभी कभी कि टीम इंडिया को मुश्किल में डाल रही है, खासतौर से गेंदबाजी वाले बॉलिंग डिपार्टमेंट में? विवेक, देखिए रोमाना, तो सबसे बड़ी बात है वो लौटूंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच जो मैच देखकर लौट रहे दर्शक हैं, फैंस हैं, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे हैं जरा सुनाते चलते हैं। तो रांची में मुकाबला खेला जा रहा था और फैंस का जोश हाई है। देखिए, टेस्ट के अंदर टीम इंडिया को हार मिली थी और ऐसे में अब जब वनडे सीरीज के लिए आज ये पहला मुकाबला था और दक्षिण अफ्रीका के सामने भारतीय टीम थी, तो फैंस को उम्मीदें बहुत थी। सुनिए, ओवर्स, बोथ साइड्स हैव प्लेड अ वेरी गुड, इनक्रेडिबल मैच, फुल्ली पैसा वसूल, ट्रूली द क्रिकेट विंस। इतने क्लोज कॉल की उम्मीद थी? नहीं, विद द 3rd विकेट फॉलिंग सो अर्ली, we didn't expect such a close call, but the cricket is a equalizer. आप क्या कहेंगे? होल इंडियन टीम को मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बहुत अच्छा पैसा वसूल गेम था, देखने में मजा आ गया, बिल्कुल बहुत मजा आया। थैंक यू। फैंस को आप सुन रहे थे, दर्शकों के लिए तो पूरी तरीके से पैसा वसूल वाला मुकाबला और वाकई में
क्रिकेट की जीत हुई है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि मुकाबला बहुत शानदार था। दोनों टीमों की तरफ से पूरी जान लगा दी गई। हालांकि इतना नजदीकी है मुकाबला जाएगा, इसको लेकर फैंस भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। एक बार फिर से जरा आपको विवेक के पास लेकर चलेंगे। विवेक, जिसका जिक्र आप भी पहले कर रहे थे कि साहब देखिए कैसे वो शुरुआती झटके लगे, लेकिन बावजूद इसके मामला आखिरी ओवर तक जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। आखिरी ओवर और 17 रन से टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। और आज की तारीख में अगर आप बात करें भारतीय गेंदबाजों की, 350 का लक्ष्य दिया था, लेकिन 17 रन से हम जीते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है भारतीय क्रिकेट में वो दो ही है यहाँ पे। एक कि चयनकर्ताओं की खुद की सोच क्या है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर, पहला। और दूसरा सवाल जो चयनकर्ताओं के मन में है वो ये है कि भारत के गेंदबाज कौन होंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी के फिटनेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो 10 ओवर भी एक दिन में फेंक पाएंगे। जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड इतना है टेस्ट सीरीज के बाद कि वो वनडे के मुकाबले में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो है अर्शदीप सिंह अभी भी जो है बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे वनडे क्रिकेट में। हर्षित राणा विकेट जरूर लेते हैं लेकिन काफी एक्सपेंसिव साबित होते हैं। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा, कभी अक्षर पटेल, पिछला सीरीज अक्षर पटेल खेले थे, इस सीरीज में रविंद्र जडेजा को खिलाया जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर जो है बतौर गेंदबाज पूरी तरीके से अपने आप को अभी तक स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कुलदीप यादव जो है जरूर अपने मौके का थोड़ा बहुत फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए पूरी की पूरी जो भारतीय गेंदबाजी है वो अभी तक जो है बिल्कुल सेटल नहीं हो पा रही है। और इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो है वो टीम इंडिया के मन में है कि टेस्ट क्रिकेट हो तो विकेट पूरे ले नहीं पा रहे हैं, वनडे क्रिकेट हो तो इतने बड़ा टारगेट देने के बावजूद काफी करीबी मामला होते आ रहा है। तो सबका फोकस विराट और रोहित की फॉर्म और फिटनेस को लेकर है, जिसका सबूत आज सबको मैदान में मिल गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से भारतीय क्रिकेट के लिए आगे जाके वो ये है कि भारत के वो गेंदबाज कौन होंगे जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में डिफेंड कर पाएंगे और रेड बॉल क्रिकेट में विकेट ले पाएंगे। बिल्कुल आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। देखिए जो गेंदबाज हैं कहीं ना कहीं उसमें जो गुंजाइश है सुधार की वो करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ठीक है बल्लेबाज हम अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं और यकीनन वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज टीम इंडिया के पास हैं। और जिस तरीके से सिलेक्टर्स का खासतौर से फोकस रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर, वो भी आने वाले समय में होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से वो अपनी जगह, लेकिन हर डिपार्टमेंट में हर खिलाड़ी को बढ़िया परफॉर्मेंस करनी होती है और तभी वो विनिंग टीम मिलती है। और वही विनिंग टीम जो है वो एक के बाद एक खिताब जो है वो भारत की झोली में डालती है। और ऐसे में वो विनिंग कॉम्बिनेशन उसमें सिर्फ बल्लेबाजों तक तो आप सीमित रह नहीं सकते हैं ना, आपको गेंदबाज भी उसी तरीके के चाहिए। और फिलहाल जो खामी नजर आती है, हालांकि हम मुकाबला जीते हैं, वो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को लेकर है, गेंदबाजी में है। अब उसमें किस तरीके से बेहतरी की जाए, कैसे सुधार किया जाए, इसको लेकर आने वाले समय में क्या तब्दीली देखने के लिए मिलेगी, किस तरीके से एक विजन उसमें बदलाव मिलेगा सिलेक्टर्स की ओर से भी, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत कर दी है। टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है और वनडे सीरीज का यह पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से टीम इंडिया ने मात देकर मैच अपने काम किया। फिलहाल एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।